तो अब हम लोग फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं। जो प्रकाश का जो बचा हुआ भाग था, तो सबसे कुछ रिवीजन कर लेते हैं, रंग से रिलेटेड कुछ रिवीजन कर लेते हैं। तो प्राथमिक रंगों की संख्या कितने हैं? तीन है। प्राथमिक रंगों की संख्या कितने हैं? तीन है। कौन कौन सा है प्राथमिक रंग? लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला, ये तीनों जब एकत्र कर देंगे क्या बनेगा? कौन सा रंग बनेगा? सफेद रंग प्राप्त होगा। कौन सा रंग बनेगा? सफेद रंग प्राप्त होगा। और उसके बाद सफेद रंग को यदि हम सफेद में देखेंगे तो कैसा दिखाई पड़ेगा? सफेद। काला में देखेंगे तो काला ही दिखाई पड़ेगा। लाल में देखेंगे तो लाल ही दिखाई पड़ेगा। हरा में हरा ही दिखाई पड़ेगा। और पीला में पीला ही दिखाई पड़ेगा। लेकिन लाल कागज को यदि हम सफेद में देखेंगे तो लाल दिखाई पड़ेगा, और लाल में ही लाल दिखाई, बाकी सब में क्या दिखाई पड़ेगा? काला दिखाई पड़ेगा। उसी प्रकार हरा कागज को हम सफेद में देखेंगे तो हरा दिखाई पड़ेगा, और हरा में ही देखेंगे तो हरा दिखाई पड़ेगा, बाकी सब में क्या दिखाई पड़ेगा? काला दिखाई पड़ेगा। और पीला कागज को फिर पीला में देखेंगे तो पीला दिखाई पड़ेगा, और सफेद में देखेंगे तो सफेद दिखाई पड़ेगा, पीला दिखाई पड़ेगा, और बाकी सब में क्या दिखाई पड़ेगा? काला दिखाई। इसी प्रकार अन्य जो भी रंग है, तो जिस रंग में उसको देखेंगे वही रंग का दिखाई पड़ेगा, और बाकी सफेद में उसी रंग का दिखाई पड़ेगा, बाकी सब में क्या दिखाई पड़ेगा? काला दिखाई पड़ेगा। अब देखो लाल और पीकॉक नीला को, जब लाल और पीकॉक नीला को मिलाएंगे क्या बनेगा? सफेद रंग बनेगा। लाल और मतलब जब एक प्राथमिक रंग और एक द्वितीय रंग का मिश्रण होता है तो कौन सा रंग प्राप्त होता है? सफेद रंग प्राप्त होता है। एक प्राथमिक रंग और एक द्वितीय रंग प्राप्त को जब मिलाया जाता है तो कौन सा रंग प्राप्त होता है? सफेद रंग प्राप्त होता है। जैसे लाल और पीकॉक नीला को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सफेद। नीला और पीला को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सफेद। नीला और पीला को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सफेद। हरा और मैजेंटा को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सफेद। लाल, हरा और नीला को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सफेद। अब देखो लाल और नीला को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? मैजेंटा। जब दो प्राथमिक रंग को मिलाते हैं तो कौन सा रंग प्राप्त होता है? उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो लाल और नीला मिलने से कौन होता है? मैजेंटा प्राप्त होता है। कौन सा? मैजेंटा। हरा और नीला से पीकॉक नीला, हरा और नीला से पीकॉक नीला, लाल और हरा से पीला, लाल और हरा से पीला प्राप्त होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं ध्रुवन के उदाहरण से। प्रकाश तरंगों का ध्रुवन क्या है उसके बारे में हम लोग अब शुरू करते हैं। ध्रुवन प्रकाश संबंधी एक ऐसी घटना है जो अनुदैर्घ्य तरंगों और अनुप्रस्थ तरंगों में अंतर स्पष्ट करती है। तो किस घटनाओं के कारण अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में अंतर मालूम होता है? तो ध्रुवन के कारण। किसके कारण? ध्रुवन के कारण। मतलब ध्रुवन प्रकाश की एक ऐसी घटना है जिसके कारण हम अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंगों के बीच अंतर स्पष्ट कर पाते हैं। जैसे ध्वनि और प्रकाश के बीच अंतर किसके कारण स्पष्ट होता है? ध्रुवन के कारण होता है, क्योंकि ध्वनि में ध्रुवन की घटना नहीं होती है, प्रकाश में ध्रुवन की घटना होती है। तो इसके कारण हम क्या करते हैं? ध्वनि क्या हुआ? अनुदैर्घ्य तरंग हुआ, और प्रकाश क्या हुआ? अनुप्रस्थ तरंग। तो दोनों में क्या किए? अंतर स्पष्ट कर लिए। तो ध्रुवन के कारण अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगों के बीच अंतर स्पष्ट किया जाता है। अनुदैर्घ्य तरंगों में ध्रुवन की घटना नहीं होती है। अनुदैर्घ्य तरंगों में ध्रुवन की घटना नहीं होती है। और ध्वनि क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग है, इसका मतलब ध्वनि में भी ध्रुवन की घटना नहीं होती है, जबकि अनुप्रस्थ तरंगों में ध्रुवन की घटना होती है। तो प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है, तो प्रकाश में ध्रुवन की घटना होती है। यदि प्रकाश तरंगों के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में एक ही दिशा में हो तो प्रत्येक दिशा में सम्मिलित होती है, तो इस प्रकाश समतल को ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। प्रकाश संबंधित यह घटना ध्रुवन कहलाती है। प्रकाश स्रोत जैसे कुछ प्रकाश जैसे विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट आदि से उत्सर्जित प्रकाश और ध्रुवित प्रकाश होते हैं। जब प्रकाश का ध्रुवन ही नहीं होता है तो चाहे वो प्रकाश का ध्रुवन होता है, प्रकाश का क्या होता है? ध्रुवन होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी स्रोत हैं, स्रोत से प्रकाश के स्रोत है जिसमें ध्रुवन की घटना नहीं होती है। जैसे विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट, इन सभी से उत्सर्जित प्रकाशों में क्या होता है? ध्रुवन नहीं होते हैं, मतलब अध्रुवित होते हैं। क्या होते हैं? अध्रुवित प्रकाश होते हैं। ध्रुवन के उदाहरण होलोग्राम या होलोग्राफी का चमकना, इसके कारण है ध्रुवन के कारण। होलोग्राम जो स्टिकर की तार सब पर लगा हुआ रहता है, होलोग्राफी सबका 3D प्रिंटिंग, वो जो चमकता है किसके कारण चमकता है? ध्रुवन के कारण चमकता है। किसके कारण? ध्रुवन के कारण। वाहनों में पोलराइड हेडलाइट का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण चालक को चकाचौंध से बचाया जाता है। इस पर यह भी ध्रुवन की घटना पर ही आधारित है। तो वाहनों में पोलराइड का उपयोग क्यों किया जाता है? हेडलाइट का, वाहनों में पोलराइड हेडलाइट का उपयोग किया जाता है ताकि चालक को सामने से आने वाली जो गाड़ी आता है उसके प्रकाश से चमकने से बचाया जा सके। त्रिविमीय चलचित्र यानी 3D ध्रुवन की घटना पर ही आधारित होता है। किस पर? ध्रुवन की घटना पर ही आधारित होती है। तो होलोग्राफी या होलोग्राम ये सब ध्रुवन की घटना पर आधारित होता है। वाहनों में फ्लोराइड हेडलाइट का उपयोग किया जाता है। किसके कारण?
ध्रुवण की घटनाओं से बचने के लिए, ध्रुवण की घटनाओं से बचने के लिए त्रिविम 3D चलचित्र भी को भी कौन सा घटना प्रभावित होता है? ध्रुवण की घटना प्रभावित होता है। ध्रुवण की घटना केवल प्रकाश तरंगों में ही होती है क्योंकि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि ध्वनि में यह घटना नहीं होती क्योंकि यह अनुदैर्घ्य तरंग है। तो इसी क्वेश्चन घुमा पर ध्वनि ध्रुवण की घटना नहीं होती है, मतलब अनुदैर्घ्य तरंग में ध्रुवण की घटना नहीं होगी। प्रकाश में ध्रुवण की घटना होती है, इसका मतलब अनुप्रस्थ तरंग में ध्रुवण की घटना होती है, अनुप्रस्थ तरंग में ध्रुवण की घटना होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रकाश स्रोत होते हैं जिसमें क्या होता है जो ध्रुवण की घटना प्रदर्शित नहीं करते, जैसे विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट से उसी प्रकाश तरंगों का प्रकाश से प्रभाव केवल विद्युत वेक्टरों के कारण ही होता है, विद्युत क्षेत्र के कारण होता है। प्रकाश तरंगों का प्रकाशिक प्रभाव किसके कारण होता है? विद्युत क्षेत्र के कारण ही होता है। लेजर का पूरा नाम क्या होता है? एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर का यह क्या है? फुल फॉर्म, कई बार एग्जाम में लेजर का फुल फॉर्म भी पूछा गया है। लाइट, लेजर का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका संक्षिप्त रूप में इसे क्या कहते हैं? लेजर कहते हैं, जिसका अर्थ होता है विकिरण के प्रेरित उत्सर्जन से प्रकाश परिवर्धन, अर्थात प्रकाश तरंगों पर आधारित लेजर एक ऐसी चीज है जिसमें विकिरण के प्रेरित उत्सर्जन द्वारा एक वर्णीय प्रकाश प्राप्त किया जाता है। लेजर में क्या होता है? एक वर्णीय प्रकाश ही पर हम लोग जब लेजर का इस्तेमाल भी करते हैं ऑर्केस्ट्रा समय देखिए करते हैं, एक वर्णीय प्रकाश निकलता है। कौन सा प्रकाश निकलता है? एक वर्णीय प्रकाश निकलता है। और लेजर के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश तरंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश तरंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेजर तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? समान होती है। लेजर तरंगों की आवृत्ति समान होती है तथा इसके विभिन्न तरंगों की कला भी क्या होती है? स्थिर होती है। तो लेजर तरंगों की कला आवृत्ति क्या होती है? समान होती है। इसके मूलभूत सिद्धांत की चर्चा सर्वप्रथम 1917 में आइंस्टीन ने किया था। किसने किया था? आइंस्टीन ने किया था। तो लेजर के बारे में, लेजर का जो मूलभूत सिद्धांत होता है उसके बारे में सर्वप्रथम चर्चा किसने किया था? आइंस्टीन ने किया था। कब किया था? 1917 में। परंतु वास्तव में लेजर की खोज 1960 में अमेरिका की हेजेज अनुसंधान प्रयोगशाला में थियोडोर एच मेमन ने किया था। तो पूछेगा लेजर का खोज किसने किया था? थियोडोर एच मेमन ने किया था। मेमन ने किया था। कब किया था? 1960 में। लेकिन लेजर के मूलभूत सिद्धांत की अवधारणा सबसे पहले किसने दिया था? आइंस्टीन दिया था। कब दिया था? 1917 में। और लेजर का खोज किसने किया था? एच मेमन ने। कब किया था? 1960 में। और कौन सा प्रयोगशाला था? हेजेज नामक अनुसंधान प्रयोगशाला। कौन सा प्रयोगशाला था? हेजेज नामक एक अनुसंधान प्रयोगशाला था। और लेजर सक्रिय माध्यम के रूप में सिंथेटिक रूबी का उपयोग करता है। यह लेजर सक्रिय माध्यम के लिए रूप में सिंथेटिक रूबी का उपयोग करता है और 694.3 नैनोमीटर की तरंगदैर्घ्य के साथ प्रकाश की गहरी लाल किरणें उत्सर्जित करता है। वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार के लेजर विभिन्न प्रकार के धात्विक पदार्थों से निर्मित होने लगा है। अब है मानव नेत्र। अब क्या पढ़ेंगे हम? मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। आंख बाहर से एक कठोर और अपारदर्शी श्वेत झिल्ली से ढकी रहती है, जिसे क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। आंख बाहर से एक कठोर और अपारदर्शी श्वेत झिल्ली से ढकी रहती है, जिसे कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। और क्या कहते हैं उसे? दृढ़ पटल कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? स्क्लेरा बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? स्क्लेरा बोला जाता है। दृढ़ पटल के सामने वाला कुछ भाग उभरा हुआ रहता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। मैंने श्वेत पटल के जो सामने वाला भाग जो उभरा हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। और नेत्र दान में किसका दान किया जाता है? कॉर्निया का ही दान किया जाता है। आंख में प्रकाश कॉर्निया से होकर ही प्रवेश करता है। हमारे मानव नेत्र में जो प्रकाश किसके द्वारा प्रवेश करता है? कॉर्निया के द्वारा ही प्रवेश करता है। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन और पारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन और पारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, उसे क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। और आँखों का रंग का निर्धारण, मानव नेत्र के रंगों का निर्धारण किसके द्वारा होता है? आइरिस के कारण होता है। किसके कारण होता है? आइरिस के कारण होता है। तो मानव नेत्र में पाए जाने वाले
कठोर और अपारदर्शी श्वेत झिल्ली को क्या कहते हैं? दृढ़ दृष्टि पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। और इसको स्क्लेरा के नाम से भी जाना जाता है। और इस पटल के सामने वाला भाग एक उभरा हुआ भाग होता है जिसे क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया। और कॉर्निया में ही प्रकाश प्रवेश करता है। प्रकाश कॉर्निया के द्वारा ही मानव नेत्र में प्रकाश क्या करता है? प्रवेश करता है। तो किसके द्वारा प्रवेश करता है मानव नेत्र में प्रकाश? कॉर्निया के द्वारा। और मानव नेत्र कहते हैं आंख दान में, यानी नेत्र दान में किसका दान किया जाता है? कॉर्निया का दान किया जाता है। और कॉर्निया के पीछे एक रंगीन और पारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन और पारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। और मानव नेत्र का रंगों का निर्धारण, मानव नेत्र के रंगों का निर्धारण किसके द्वारा होता है? आइरिस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? आइरिस के द्वारा होता है। आइरिस के बीच में एक छेद होता है जिसे आंख की पुतली कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? आंख की पुतली। तो आइरिस के बीच में एक छेद होता है जिसे आंख की पुतली कहते हैं। और यह नेत्र या नेत्र तारा भी इसे कहा जाता है। तो आंख की पुतली का दूसरा नाम क्या है? नेत्र तारा। इसे प्यूपिल भी कहा जाता है अंग्रेजी में। आइरिस का कार्य आंखों में जाने वाले प्रकाश को भी नियंत्रित करता है। तो मानव नेत्र में आंखों प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? तो आइरिस नियंत्रित करता है। और आंखों के रंगों का निर्धारण भी किसके द्वारा होता है? आइरिस के द्वारा होता है। तो आंखों के रंगों का निर्धारण भी आइरिस के द्वारा होता है। और मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का भी कंट्रोल कौन करता है? आइरिस करता है। कौन करता है? आइरिस। और आइरिस के बीच में एक छोटा सा छेद जिसे क्या बोलता है? पीपुल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्यूपिल बोला जाता है, यानी पुतली बोला जाता है। पुतली के पीछे नेत्र लेंस होता है। पुतली के पीछे क्या होता है? नेत्र लेंस होता है। और मानव नेत्र में कौन सा लेंस नेत्र लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल होता है। और पौनी के गहराई में जो पौनी की गहराई में जो होता है, मतलब कौन सा लेंस मोती व्यवहार करता है? पानी के गहराई में उत्तल लेंस के मोती सतह पे अवतल लेंस की मोती, अवतल लेंस की मोती व्यवहार करता है। पानी के अंदर में कौन सा तरंग? पौनी के अंदर में अनुदैर्घ्य तरंग। पौनी के अंदर में अनुदैर्घ्य और बाहर में अनुप्रस्थ तरंग। यह लेंस कई परतों का बना होता है जिसके अपवर्तनांक बाहर से अंदर की ओर बढ़ते जाते हैं। और माध्यम का अपवर्तन लगभग 1.44 होता है। पूछेगा मानव नेत्र लेंस का अपवर्तन कितना होता है? 1.44 होता है। मानव नेत्र लेंस का अपवर्तन कितना होता है? 1.44। और मानव नेत्र लेंस किसका कौन सा होता है? उत्तल लेंस का बना होता है। किसका होता है? उत्तल लेंस का होता है, जिसका अपवर्तन कितना होता है? 1.44। आंख के अंदर भरे जलीय द्रव एवं कौन द्रव का अपवर्तन कितना होता है? 1.33। वैसे भी जल का अपवर्तन कितना होता है? 1.33 होता है। जल का अपवर्तन कितना होता है? 1.33 3 होता है। और आंख के अंदर जो जलीय द्रव और कोंच का द्रव का अपवर्तन कितना होता है? 1.33 होता है। 1.33 होता है। दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है जिसे रक्त पटल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? रक्त पटल कहते हैं या क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मानव नेत्र दृढ़ पटल मतलब श्वेत पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है जिसे क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोराइड कहते हैं। यह प्रकाश को क्या करता है? शोषित करके प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकती है। तो मानव नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करता है उसको क्या करता है? अब शोषित कर लेता है, उसको परावर्तित होने नहीं देता है। कौन? क्लोराइड। कौन करता है? क्लोराइड करता है। क्लोराइड कहते हैं। कहीं क्लोराइड भी कहीं लिखा हुआ रहता है। रक्त पटल के नीचे आंख के सबसे भीतरी भाग एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं। तो रक्त पटल के नीचे आंख के सबसे भीतरी भाग एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं। और मानव नेत्र प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर ही बनता है। यह प्रकाश सिराओं की एक फिल्म होती है। यह सिराएं वस्तुओं के प्रतिबिंब के रूप में रंग और आकार को गौण मस्तिष्क तक पहुँचाते हैं। तो प्रतिबिंब भी कहाँ पहुँचता है? बनता है रेटिना पर बनता है। यह कई सिराओं से मिलकर बना होता है। यही सिरा क्या कहता है? प्रतिबिंब के रूप, रंग और आकार को क्या कहता है? मस्तिष्क तक पहुँचाने का काम करता है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक और उल्टा बनता है। अंध बिंदु जिस स्थान पर प्रकाश सिरा रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाती है उस स्थान पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उस बिंदु को ही अंध बिंदु कहते हैं। पूछेगा
या उस स्थान को, उस बिंदु को ही क्या कहते हैं? अंध बिंदु कहते हैं। ब्लाइंड पॉइंट स्पॉट कहते पूछेगा मानव नेत्र के किस भाग पर या किस बिंदु पर प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो अंध बिंदु पर। अंध बिंदु पर प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता है। पीत बिंदु, ये रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है। रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है जहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई, मतलब प्रतिबिंब सबसे पहले स्पष्ट रूप से कहाँ दिखाई पड़ता है? तो पीत बिंदु पर। प्रतिबिंब सबसे पहले स्पष्ट रूप से कहाँ दिखाई देता है? पीत बिंदु पर। कहाँ दिखाई पड़ता है? पीत बिंदु पर। लेकिन प्रतिबिंब बनता है कहाँ? रेटिना पर। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। आप प्रतिबिंब सबसे पहले स्पष्ट कहाँ दिखाई देता है? तो पीत बिंदु पर। कहाँ बनता है? पीत बिंदु पर। कहाँ? पीत बिंदु पर दिखाई देता है। रंग दृष्टि, रेटिना में दो प्रकार की प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं होती है। रेटिना में दो प्रकार की प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं होती है, एक शंकु तथा क्षर। एक शंकु जैसा होता है, एक क्षर जैसा। शंकु की कोशिका से रंग का निर्धारण होता है। शंकु की कोशिका से क्या होता है? रंग का निर्माण। और क्षर कोशिका में प्रकाश की तीव्रता का आभास होता है। तो ऐसे भी मानव नेत्र का रंगों का निर्धारण किसके द्वारा होता है? आइरिस के द्वारा। आंखों में प्रकाश की मात्रा कौन नियंत्रित करता था? आइरिस करता था। कौन करता था? आइरिस करता। लेकिन और शंकु कौन सा कोशिका पूछेगा रंग का निर्धारण करता है? तो शंकु। तो शंकु कोशिका से किसका निर्धारण होता है? रंग का। और क्षर कोशिका से प्रकाश की तीव्रता का आभास होता है। क्षर कोशिका से प्रकाश की तीव्रता का आभास होता है। निकट बिंदु, वह निकटतम जिससे आंख अपनी अधिकतम संवेदन क्षमता को लगाकर स्पष्ट रूप से देख सकता है, वह आंख का निकट बिंदु कहलाता है। मतलब वह निकटतम बिंदु जहां आंख स्पष्ट रूप से देख सकता है उसे क्या कहते हैं? आंखों का निकट बिंदु कहते हैं। सामान्य आंखों के लिए यह दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। सामान्य आंखों के लिए 25 सेंटीमीटर। और परावर्तक ध्वनि सुनने के लिए, परावर्तित ध्वनि को सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच कितना दूरी होना चाहिए? लगभग 17 मीटर। लगभग 17 मीटर, कहीं कहीं 16.5 मीटर भी रहता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। और सामान्य आंखों के लिए कितना होता है? अनंत होता है। सामान्य आंखों के लिए क्या होता है? अनंत होता है। पूछे एक स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? अनंत होता है। 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। और दूरबिंदु कितना होना चाहिए? अनंत होता है। दूरबिंदु कितना होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। 5500 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाली दृश्य प्रकाश की प्रति मनुष्य की आंखें सबसे अधिक संवेदनशील होती है। तो दृश्य प्रकाश का एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 5500 एंगस्ट्रॉम। तो सबसे पहले दृश्य प्रकाश का एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 5500 एंगस्ट्रॉम की 5500 एंगस्ट्रॉम। और मनुष्य का जो आंख होता है इस प्रकार मतलब इसके लिए क्या होता है? सबसे अधिक संवेदनशील होता है। और दृश्य प्रकाश का खोज किसने किया था? न्यूटन ने किया था। किसने किया था? न्यूटन ने किया था। जब आंख में धूल जाती है तो उसकी नेत्र श्लेष्मा का क्या होता है? आंख का सूज जाता है, जिससे आंख क्या होता है? लाल हो जाता है। जब आंखों में धूल सब चला जाता है तो क्या होता है? नेत्र श्लेष्मा का अंग क्या होता है? सूज जाता है, जिसके कारण आंख क्या होता है? लाल होता है। दोष एवं उनके परिणाम, एक सामान्य मनुष्य कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी को स्पष्ट रूप से देख सकता है। और दूरबिंदु पूछेगा तो अनंत रूप से, दूरबिंदु पूछेगा तो अनंत रूप से अपनी रेटिना पर फोकस कर सकते हैं, यानी वस्तु को देखा जा सकता है। लेकिन उन बढ़ते या अन्य कारणों से आंखों की क्षमता धीरे धीरे क्या होती है? समाप्त होने लगती है। इस कारण से आंखों के लेंस में क्या होता है? गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, जिससे कई प्रकार के दृष्टि दोष उत्पन्न होते हैं। मतलब आंखों में उत्पन्न होने वाले दोष को क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं, जिसके कारण वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तो पहला है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष तो नेत्र में उत्पन्न एक ऐसा दोष, नेत्र में उत्पन्न एक ऐसा दोष जिसके कारण मानव नेत्र निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। तो इस प्रकार के दोषों को क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और ऐसे दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मायोपिया। क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष के दो मुख्य कारण है।
निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के कितने कारण हैं? दो मुख्य कारण हैं। पहला, नेत्र लेंस की गोलाई बढ़ जाएगा। नेत्र लेंस की गोलाई बढ़ जाएगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फोकस दूरी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और जिसके कारण जब फोकस दूरी कम हुआ तो नेत्र लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि नेत्र लेंस की क्षमता क्या होता है? फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। इन सभी कारणों से क्या होता है? निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का मुख्यतः 3 कारण मान सकते हैं। पहला, नेत्र गोलक की लंबाई का बढ़ जाना। नेत्र मतलब लेंस की गोलाई का बढ़ जाना। लेंस की गोलाई का पहला बढ़ जाना, फोकस दूरी का घट जाना। और फोकस दूरी घटेगा तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इन सभी कारणों से क्या होता है? निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। इस कारण से वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बनता है। पूछे किस प्रकार का दोष में, किस प्रकार के दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना में न बनकर रेटिना पर न बनकर रेटिना से आगे बनता है? तो निकट दृष्टि दोष में। किस प्रकार के दोष में? निकट दृष्टि दोष में बनता है। और इस रोग का निवारण किस लेंस से किया जाता है? अवतल लेंस से किया जाता है। अब है दूरदृष्टि दोष। नेत्र लेंस में उत्पन्न ऐसा दोष जिसके कारण वस्तु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है। तो ऐसे दोषों को क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष। कहने का मतलब दूर दृष्टि में दूर की वस्तु दिखाई पड़ेगी, निकट की नहीं दिखाई पड़ेगी। निकट दृष्टि दोष में निकट की दिखाई पड़ेगी, दूर की दिखाई नहीं पड़ेगी। तो ऐसे दोष को क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष। इसके भी 3 कारण है। देखो क्या होगा, जो निकट दृष्टि दोष का जो मुख्य कारण था उसका क्या होगा? ये उल्टा होगा। निकट दृष्टि दोष में पहला कारण क्या बताए थे? नेत्र लेंस की गोलक की लंबाई बढ़ जाना। तो यहाँ क्या होगा? अवतल निकट दृष्टि दूरदृष्टि में घट जाएगा। वहाँ क्या था? फोकस दूरी घट जाया था। यहाँ क्या होगा? फोकस दूरी बढ़ जाएगा। वहाँ क्षमता क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। यहाँ क्षमता घट जाएगा। तो इन सभी कारणों से कौन सा दोष उत्पन्न होता है? दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो दूरदृष्टि दोष का मुख्य कारण कौन सा है? लेंस की गोलाई का कम हो जाना। लेंस की गोलाई का कम हो जाना। और फोकस, जैसे ही लेंस की गोलाई कम हुआ तो फोकस दूरी क्या होगा? घट जाएगा। फोकस दूरी क्या होगा? बढ़ जाएगा। फोकस दूरी बढ़ जाएगा। और जब फोकस दूरी बढ़ जाएगा तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा? घट जाएगी। तो इन सभी कारणों से क्या होता है? दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होता है। इस रोग का निवारण उत्तल लेंस के द्वारा किया। इस रोग का निवारण किस लेंस से? उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? पीछे बनता है। जबकि निकट दृष्टि दोष क्या होता है? आगे बनता था। अब है जरा दृष्टि दोष। ये रोग प्राय बुढ़ापे में उत्पन्न होता है। ये दोष जो होता है नेत्र में प्राय बुढ़ापे में उत्पन्न होता है, जिसके कारण नेत्र की समंजन क्षमता क्या होता है? घट जाता है। तो जरा दृष्टि दोष के कारण क्या होता है? नेत्र लेंस की समंजन क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति न तो दूर की वस्तु देख पाता है न ही निकट की वस्तु देख पाता है। तो ऐसे दोष को क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। तो अब दूर की वस्तु देखने के लिए इसमें उत्तल लेंस और निकट की वस्तु देखने के अवतल लेंस। इसका मतलब इसमें 2 लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम बायोफोकल लेंस बोलते हैं। बायोफोकल लेंस बोलते हैं। तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? बायोफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो बायोफोकल लेंस में जो होता है ना, इसे हम द्विफोक्सी लेंस भी बोलते हैं। तो एक सिरा किससे बनाता है? अवतल लेंस का बनाता है। तो एक सिरा उत्तल लेंस का बना होता है। अब दृष्टि वैषम्य यानी अबिंदुकता। इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख पाता है, परंतु ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं देख पाता। मतलब सीधा एकदम दिखाई पड़ेगा लेकिन ऊपर नहीं दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे दोष को क्या कहते हैं? अबिंदुकता कहते हैं। तो पूछे किस प्रकार के दोष में मानव नेत्र क्षैतिज रूप में स्पष्ट रूप से देख पाता है, लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा में स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है? अबिंदुकता में। किस देश में? अबिंदुकता में। क्षैतिज दिशा में नहीं देख पाता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति केवल एक ही दिशा में देख सकता है। मतलब दोनों में से कोई एक ही दिशा में, या तो यदि उसको ऊर्ध्वाधर दिशा में दिखाई पड़ेगा तो क्षैतिज दिशा में नहीं दिखाई पड़ेगा, क्षैतिज दिखाई पड़ेगा तो ऊर्ध्वाधर दिशा में दिखाई नहीं पड़ेगा, ऊर्ध्वाधर दिशा में दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ऐसे दोष को कौन सा दोष कहते हैं? अबिंदुकता। और इस दोष का निवारण बेलनाकार लेंस से किया जाता है। किस लेंस से किया जाता है? बेलनाकार लेंस से किया जाता है। टोनोमीटर का प्रयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर दबाव को मापने के लिए किया जाता है। और आंखों के अंदर के दबाव को किससे मापा जाता है? टोनोमीटर से। आंखों के अंदर के दबाव को किससे मापा जाता है? टोनोमीटर से मापा जाता है।
किससे मापा जाता है? टोनोमीटर से मापा जाता है। और ग्लूकोमा रोग के इलाज के दौरान किसका उपयोग किया जाता है? टोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ग्लूकोमा रोग का संबंध किससे? आंखों से संबंधित है। और ये ट्रेकोमा का संबंध आंखों से है। आंखों से है। और ग्लूकोमा रोग के इलाज में ही किसका उपयोग किया जाता है? टोनोमीटर से। और हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा भारत को क्या किया है? ग्लूकोमा फ्री किया है, ग्लूकोमा फ्री घोषित कर दिया है। तो कुछ एक बार फिर हम लोग रिवीजन कर लेते हैं आंख नेत्र में उत्पन्न दोष के बारे में। निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तु दिखाई देगा, इसका निवारण अवतल लेंस से किया जाएगा। इसमें इसका मुख्य कारण क्या क्या है? नेत्र लेंस की गोलक की लंबाई का बढ़ जाना। गोलक की लंबाई बढ़ेगा तो फोकस दूरी क्या होगा? घट जाएगा। फोकस दूरी घटेगा तो नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ जाएगी। इन सभी कारणों से क्या होता है? निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। अब है दूर दृष्टि दोष, इसमें दूर की वस्तु दिखाई देगा, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगा। इसका निवारण उत्तल लेंस से क्या जाता है? इसमें क्या होता है? नेत्र लेंस की गोलक की लंबाई क्या होता है? घट जाती है। नेत्र लेंस की गोलक की लंबाई क्या होती है? घट जाती है। अब फोकस दूरी क्या होता है? बढ़ जाता है और नेत्र लेंस की क्षमता घट जाती है। अब है जरा दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है? संवेदन क्षमता समाप्त हो जाने के कारण उत्पन्न होता है। नेत्र लेंस की वस्तु दिखाई पड़ता है, न ही इसमें निकट की वस्तु न ही दूर की वस्तु। यह रोग प्राय बूढ़े में उत्पन्न, बुढ़ापे में उत्पन्न होता है। इसका दूर बाइफोकल लेंस से किया जाता है। अब है अबिंदुकता, इसमें वस्तु ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज दिशा में दोनों में से कोई एक ही दिशा में देख पाता है और इसका निवारण बेलनाकार लेंस से किया जाता है। और रेटिनो के आगे प्रतिबिंब कब बनता है? किस प्रकार के दोष में? निकट दृष्टि दोष में। और रेटिनो के पीछे दूर दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में। और टोनोमीटर का प्रयोग आंखों का दबाव मापने में किया जाता है। नेत्र के अंदर का दबाव मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? टोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और ग्लूकोमा रोग का इलाज के दौरान किसका प्रयोग? टोनोमीटर। आज अब हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस होता है। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? कम दूरी वाला एक उत्तल लेंस, मतलब किसी भी प्रकार का लेंस सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है। इसमें वस्तु का आकार वस्तु के द्वारा नेत्र बनाए गए दर्शन कोण पर निर्भर करता है। दर्शन कोण जितना छोटा होगा वस्तु की आकार उतनी छोटी दिखाई पड़ेगी। मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी से हम यदि किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारे आंखों के द्वारा जो दर्शन कोण बनाया जाएगा, हमारे आंखों के द्वारा जो दर्शन कोण बनाया जाएगा तो वस्तु का आकार उस अनुसार से बनेगा। यानी हम जितना छोटा, मतलब जितना छोटा दर्शन कोण बनाएंगे वस्तु का आकार उतना छोटा बनेगा, और जितना बड़ा दर्शन कोण बनाएंगे उतना बड़ा दिखाई पड़ेगा। जाकारियस जॉनसन ने सरल सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। तो पूछेगा सरल सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? जॉनसन ने। जकारियस जॉनसन ने। तो सरल सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? जकारियस जॉनसन ने। सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता बराबर सूत्र क्या होता है? m बराबर 1 प्लस d/f। तो सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता कितना होता है? m बराबर 1 प्लस d/f, जहाँ d क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक, f क्या है? फोकस दूरी, तो m क्या है? आवर्धन। तो m बराबर क्या होता है? 1 प्लस d/f। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसमें दो उत्तल लेंस। और एक बात है, सरल सूक्ष्मदर्शी में एक ही उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में एक ही उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कितने उत्तल लेंस का प्रयोग होता है? दो उत्तल लेंस का प्रयोग, जो लेंस की वस्तु की ओर होता है, जब लेंस की वस्तु को होता है। इसमें अभिदृश्यक लेंस और जो आंख के समीप होता है उसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं। मतलब जो लेंस आंख के समीप होगा उसे अभिनेत्र लेंस कहेंगे और जो आंख से दूर रहेगा उसे अभिदृश्यक लेंस कहेंगे। तो मतलब दो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक आंख के समीप रहता है, एक वस्तु के समीप रहता है, मतलब आंख से दूर रहता है। जो आंख से दूर रहता है उसे क्या बोलते हैं? अभिदृश्यक लेंस। और जो आंख के नजदीक लेंस होता है उसे अभिनेत्र लेंस बोलता है। अभिदृश्यक लेंस का दौरक अभिनेत्र लेंस की अपेक्षा क्या होता है? छोटा होता है। मतलब जो हमारे नजदीक वाला जो लेंस होता है उसका दौरा क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता है और दूर वाले का क्या होता है? छोटा होता है। और खगोलीय दूरदर्शी नेत्रिका तथा अभिदृश्यक में जितनी ही कम फोकस दूरी के लेंसों का उपयोग हो उसकी आवर्धन क्षमता उतना ही अधिक होगा। आवर्धन क्षमता उतना ही अधिक होगा। फोकस दूरी जितना कम होगा आवर्धन क्षमता उतना अधिक होगा। आवर्धन क्षमता जितना अधिक होगा उतना ही उसकी फोकस दूरी कम होगा। खगोलीय दूरदर्शी, इसका निर्माण केपलर के द्वारा 1911 में किया गया था। खगोलीय दूरदर्शी का उपयोग आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? केपलर के द्वारा किया गया था। और सरल सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जॉनसन के द्वारा, किसके द्वारा? जॉनसन के द्वारा किया गया था। और खगोलीय दूरदर्शी का आविष्कार केपलर के द्वारा कब किया गया था? 1911 में। कब किया गया था? 1911 में। इसमें दो उत्तल लेंस, इसमें भी दो उत्तल लेंस है। के द्वारा विटामिन का खोज कब किया गया था?
फंग के द्वारा विटामिन का खोज भी 1911 में। हाँ, फंग के द्वारा विटामिन का खोज भी कब किया था? 1911 में। और दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा कब किया था? 12 दिसंबर 1911 में। 19 बना कब? 1912 में। तो 2 उत्तर लेंस, तो खगोलीय दूरदर्शी में भी कितने उत्तर लेंस होते हैं? 2 उत्तर लेंस होते हैं। अभिदिशक लेंस फोकस दूरी नेत्रिका लेंस से अधिक होती है। इसमें प्रतिबिंब काल्पनिक उल्टा और बड़ा बनता है, काल्पनिक उल्टा और बड़ा बनता है। पार्थिव दूरदर्शी में भी 3 उत्तर लेंस होते हैं। देखो, सरल सूक्ष्मदर्शी में 1 उत्तर लेंस, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 उत्तर लेंस, खगोलीय दूरदर्शी में भी 2 उत्तर लेंस और पार्थिव दूरदर्शी में 3 उत्तर लेंस। लेकिन सभी प्रकार के सूक्ष्मदर्शी में उत्तर लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। सभी प्रकार के सूक्ष्मदर्शी में उत्तर लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें भी काल्पनिक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। गैलीलियो दूरदर्शी, तो गैलीलियो के द्वारा कब? 1609 ईस्वी में। इसका जिसे हम टेलीस्कोप बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप का खोज किसने किया था? गैलीलियो ने किया था 1609 में। और खगोलीय दूरदर्शी पूछेगा तो केपलर ने। खगोलीय दूरदर्शी केपलर ने किया था कब? 1609 ईस्वी में। 1609 ईस्वी में केपलर ने 1911 में किया था। केपलर ने 1911 खगोलीय दूरदर्शी का इसका केपलर ने 1911 में। और टेलीस्कोप का खोज 1609 में गैलीलियो ने किया था। इसमें अभिदिशक के रूप में बड़े फोकसांतर तथा बड़े घेरा का उत्तर लेंस तथा नेत्रिका के रूप में छोटे फोकसांतर और छोटे घेरा का उत्तर लेंस होता था। इसमें भी प्रतिबिंब काल्पनिक बड़ा और उल्टा, सभी में क्या था? काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता था? काल्पनिक बड़ा और उल्टा ही बनता था। कोई वस्तु हमारे आंख पर जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? दर्शन कोण। वस्तु के द्वारा हमारे आंखों पर बनाए गए कोण को क्या कहते हैं? दर्शन कोण कहते हैं। वस्तु के द्वारा हमारे नेत्र पर बनाए गए कोण को क्या कहते हैं? दर्शन कोण कहते हैं। दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी के द्वारा दर्शन कोण को बढ़ाकर ही वस्तु का आभासी आकार बढ़ाया जा सकता है। पूछेगा वस्तु के आभासी आकार को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? नेत्र पर बने दूरदर्शन कोण को बढ़ाना चाहिए, बढ़ाकर ही वस्तु का आभासी आकार को बढ़ाया जा सकता है। तो आज हम लोगों का प्रकाश चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे स्थिर विद्युत के बारे में।